नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो इकोनॉमी टुडे। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। डॉलर इंडेक्स 106 के पास सपाट बंद हुआ। कच्चे तेल की जो कीमतें हैं उसमें लगातार जो तीसरा सेशन रहा उसमें गिरावट देखी गई और 3 हफ्ते की ऊंचाई से क्रूड 6% नीचे फिसल गया, यानी ब्रेंट क्रूड $88 प्रति बैरल के आसपास। वहीं अगर यूरोप की बात की जाए तो वहां कमजोर अर्थव्यवस्था से मांग प्रभावित है। यूरोजोन में रिसेशन का डर है। बिजनेस की एक्टिविटी के जो खराब आंकड़े आए हैं, असल में वजह ये है। तो अब शेयर बाजार कल की छुट्टी के बाद यानी आज बुधवार को खरीदारी के हल्के संकेत दे रहे हैं। बाजार के प्रमुख इंडेक्स हरे निशान में खुल सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी हल्की मजबूती के साथ 19,300 के लेवल पर है और एशियाई और अमेरिकी वायदा बाजारों में भी खरीदारी है। और सोमवार का सेशन जो रहा, ट्रेडिंग सेशन था, वहां पर भी बिकवाली दर्ज की गई थी। इन सभी खबरों से ओतप्रोत है हमारा ये शो, लेकिन सबसे पहले निगाह डालते हैं आज की आर्थिक टॉप लाइंस पर। 2030 तक 7.3 लाख करोड़ डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। S&P ग्लोबल एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा, FDI में आई है तेजी। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब में 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन के पहले सत्र को कर चुके हैं संबोधित। कहा, सकारात्मक वैश्विक प्रभाव पैदा करने पर रहेगा जोर। 2030 तक भारत में 18% बिजली सौर ऊर्जा से पैदा होगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सड़क पर 2030 तक लगभग 10 गुना इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं वो दौड़ते हुए नजर आएंगे। और सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन यानी कि पहला दिन सोमवार था, दूसरा ट्यूसडे जो कि बंद था। अगर देखा जाए तो शुरुआत जो है वो बढ़त के साथ हुई है, हालांकि भारी गिरावट के साथ शेयर बाजार हुए थे बंद। ये थी प्रमुख आर्थिक टॉप लाइन जिन पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अब इन खबरों के साथ एक रुख हम लेते हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो किस तरह से ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। मैंने आपको जिस तरह से बताया था कि हल्की शुरुआत जो थी गिफ्ट निफ्टी की, उसमें ये सामने आया कि बाजार में हल्के खरीदारी के संकेत हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 19,300 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा था। अभी के जो लेवल्स हैं 19,320 का लेवल, 4 अंकों का दबाव गिफ्ट निफ्टी पर नजर आ रहा है। एक्चुअली जिस तरह से मिडल ईस्ट में जो टेंशन चल रही है उस वजह से तमाम जो बाजार है वहां पर दबाव। लेकिन सेंसेक्स की ओपनिंग जबरदस्त 150 अंक से ऊपर कारोबार करता हुआ 64,749 का लेवल है और ये सेंसेक्स का ओपनिंग डेटा है, यानी कि जिसका इशारा किया जा रहा था कि हल्की खरीदारी के साथ भारतीय बाजार शुरुआत कर सकते हैं, उसी की क्यूज को फॉलो करता हुआ सेंसेक्स रुख निफ्टी की ओपनिंग का भी लेते हैं। 19,308 का लेवल है, 26 अंकों की बढ़त के साथ यह निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। कॉर्पोरेट अर्निंग्स का महीना निकल चुका है और अब आने वाले दिनों में कई ऐसे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं जो मार्केट पर असर डालते हुए नजर आएंगे। एक रुख मार्केट अपडेट, इस वक्त क्या ताज़ा हालात हैं। सेंसेक्स 85 अंक ऊपर 64,657 का लेवल, निफ्टी 19,308 और निफ्टी बैंक 43,230। अब आखिरकार वो कौन से स्टॉक्स हैं जो मार्केट के इस मोमेंटम को कैरी कर रहे हैं? तो देखिए, हिंडाल्को मेटल्स का लीडिंग स्टॉक, अदानी पोर्ट्स, डॉक्टर रेड्डीज, एशियन पेंट। एक मिक्स्ड बैग है जहां हम बात कर रहे हैं डिफेंसिव, साथ ही साथ फार्मा स्टॉक का बेहतरीन प्लेयर है डॉक्टर रेड्डीज। हिंडाल्को चार्ट को लीड करता हुआ। तो ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो बाजार पर अपना सपोर्ट और कब्जा जमाए हुए, लेकिन कुछ ऐसे स्टॉक्स जो बाजार को नीचे खींचने का काम करते हैं। HDFC लाइफ, SBI लाइफ यानी दोनों बैंकिंग क्षेत्र से, UPL, हाइशर मोटर्स, टाटा मोटर्स, इन सब में मामूली गिरावट के साथ और खासतौर पर ऑटो सेक्टर आने वाले सीजन में खरीदारी के साथ नजर आ रहा है क्योंकि त्योहारी सीजन है। अब एक रुख लेते हैं कि ये तमाम तो हमने बात की अपने बाजारों की, लेकिन अब बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। तो डाउ जोन्स, S&P 500 और नैस्डैक सभी बढ़त के साथ बंद हुए। बॉन्ड यील्ड जबरदस्त उछाल पर, यानी 15 साल से भी जो उछाल सामने नजर आ रहा है, बॉन्ड यील्ड में जबरदस्त उत्साह देखा गया है। लेकिन क्या ये इन्फ्लेशन को बढ़ावा देगा यूएस में? इस पर रहेगी खास नजर।
रुक करते यूरोपियन मार्केट्स का, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि वहाँ पर रिसेशन का डर है, जो आंकड़े सामने आए हैं वो कहीं ना कहीं सेंटिमेंट बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। तो एफटीएसई, कैक और डैक्स शायद इन क्यूज को फॉलो ना करते हुए अभी बढ़त के साथ कारोबार करते हुए। वहीं एशियाई बाजार जो थे, सुबह हमने जब देखा तो वो क्यूज फॉलो कर रहे थे गिफ्ट निफ्टी का, तो यहाँ जापानी बाजार हैंगसेंग सपोर्ट करता हुआ मजबूती के साथ खड़ा है, 404 अंकों की बढ़त हैंगसेंग में भी बढ़त है। कॉस्ट भी सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये थे मार्केट का सूरत हाल, जिसमें हमने आपको अमेरिकी, यूरोपियन और एशियाई बाजार देखा। ब्रेंट क्रूड, अब देखिए यहाँ पर 6 सत्रों के बाद नरमी देखी गई है, $88 प्रति बैरल के आसपास कारोबार करता हुआ है ब्रेंट क्रूड। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि मिडिल ईस्ट की जो टेंशन है उसकी वजह से कमोडिटी मार्केट्स की जब हम बात करते हैं, जिसमें हम एक रुख ले रहे हैं ब्रेंट क्रूड का, साथ ही सोना और चांदी वो भी अपने सरों पर कारोबार करते हुए। तो ये था मार्केट का अपडेट, जिसमें हमने आपको भारतीय शेयर बाजार, अमेरिकी शेयर बाजार और साथ ही साथ यूरोपियन शेयर बाजारों का सूरत हाल बताया। लेकिन फिलहाल इस शो में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे आज का फोकस किस तरफ इशारा कर रहा है। जुड़े रहिए इकोनॉमी टुडे के साथ। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। और ईटी फोकस पर आगे बढ़ने से पहले रुक करते हैं एक अहम खबर का। तो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो हैं वो सऊदी अरब में हैं और वो 7वें भविष्य निवेश पहल सम्मेलन के पहले सत्र को भी संबोधित कर चुके हैं। उन्होंने सम्मेलन में विकास और समृद्धि के लिए निवेश के जो नए रास्ते हैं उस पर अपने विचार रखे। उनका मानना है कि सकारात्मक वैश्विक प्रभाव पैदा करना जो इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। और सम्मेलन के इतर पीयूष गोयल ने विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं अजय बंगा, उनके साथ भी मुलाकात की है। पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर बंगा से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की हैं। इन पर इस सम्मेलन पे बड़ी नजर रहेगी। हालांकि अजय बंगा ने यह भी कहा कि मिडिल ईस्ट में जो टेंशन चल रहा है वो भू राजनीतिक माहौल के जो तमाम वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए बहुत प्रभावी साबित होगा। हालांकि उनका विश्वास भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति पर है और उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था सही तरीके से उल्लेखनीय प्रगति के पथ पर चल रही है। चलिए तो अब बात करते हैं आज के फोकस से जुड़ी हुई। तो 2 दिन में आर्थिक मोर्चे से 2 अच्छी खबरें सामने आई। पहली खबर आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का ही असर है कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही है और चालू वित्त वर्ष में भी भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वित्त मंत्रालय की जो मासिक रिपोर्ट है उसमें जानकारी दी गई है। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी यह खास खबर आपके लिए। मजबूत घरेलू बुनियाद और मुद्रास्फीति में नरमी की उम्मीदों के चलते भारत वित्त वर्ष 2023-24 में दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वित्त मंत्रालय की मासिक आर्थिक समीक्षा के सितंबर संस्करण में ये कहा गया है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत का व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण उज्जवल है और मजबूत घरेलू बुनियादी कारकों से मजबूत है। निजी खपत के साथ साथ निवेश की मांग भी मजबूत हो रही है। साथ ही घरेलू मैक्रो फंडामेंटल मजबूत है और उनमें सुधार भी हो रहा है।
व्यापक आधार वाले औद्योगिक विकास और उत्साहजनक आवासीय संपत्ति बाजारों में अतिरिक्त विकास की संभावनाएं हैं। औद्योगिक क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है। इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि जलाशयों के स्तर में सुधार आगामी रबी सीजन के लिए अच्छा है। कोर मुद्रास्फीति में लगातार कमी आ रही है, जबकि खाद्य मुद्रास्फीति में भी कमी आई है। मंत्रालय ने कहा कि कम व्यापार घाटे और विदेशी मुद्रा भंडार की संतोषजनक स्थिति के साथ भारत का बाहरी खाता मजबूत दिखता है। भारतीय रिजर्व बैंक के विनिर्माण, उपभोक्ता विश्वास, रोजगार और मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर किए गए अग्रगामी सर्वेक्षणों में आशावादी निष्कर्ष सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जैसा कि IMF के अनुमान भी पुष्टि करते हैं, भारत वित्त वर्ष 2024 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। रिपोर्ट की माने तो पर्शियन गल्फ में हाल के घटनाक्रमों से वैश्विक अनिश्चितताएं बढ़ गई हैं और स्थिति कैसे विकसित होती है उस आधार पर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये वैश्विक अनिश्चितताओं और ताजा भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच वैश्विक विश्लेषकों के भारत की आर्थिक ताकत पर बढ़ते भरोसे को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। ये थी आर्थिक मोर्चे से जुड़ी एक पॉजिटिव सकारात्मक खबर, और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारा आज का ET फोकस भी इसी पर है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर MK अग्रवाल अर्थशास्त्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका अग्रवाल जी इस खास शो पर, और बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय इस शो के लिए निकालने के लिए। मेरा पहला सवाल यही है कि आर्थिक मोर्चे से जुड़ी ये जो अच्छी खबर है, जिन घरेलू कारकों के बारे में हम बात कर रहे हैं, कितना मजबूत आप इन मैक्रो फंडामेंटल फैक्टर्स को मानते हैं आने वाले समय के लिए? जो वर्तमान स्थिति है ये लगातार पिछली स्थितियों की श्रृंखला की अगली कड़ी बनती है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि भारत का जो आर्थिक विकास, खास तौर से रिवाइवल, तो इसलिए मैं नहीं कहूंगा कि भारत की अर्थव्यवस्था अगर कोविड काल का 1 वर्ष छोड़ दिया जाए, वो भी आधा वर्ष छोड़ दिया जाए, तो लगातार उठान की तरफ रही है। और यही वजह है कि पूरे विश्व में भारत आज एक उम्मीद की किरण बना हुआ है और विश्व को राह दिखाने वाला बना हुआ है। और भारत की ये जो मजबूती है, ये स्ट्रक्चरल मैं कह सकता हूं, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा लगातार किए गए हैं, उनके सुखद परिणाम लगातार कोविड के बाद भी हमको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। वो चाहे आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात हो, चाहे कृषि की बात हो, या मेक इन इंडिया की या स्टार्टअप की बात हो, वो सारी चीजें अगर प्रमुखता से मैं रखना चाहूं तो मैं कह सकता हूं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स ने जिस उम्मीद को जगाया है कि 11% के ऊपर आकर के आया है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि ये दिखाता है कि भारत का अपना औद्योगिक विकास भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैश्विक चुनौतियां हैं, लेकिन इसके दूसरे परिणाम भी आते हैं कि इससे रोजगार सृजन भी बढ़ रहा है। लोगों में अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, लोगों की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, उसकी पूर्ति होती हुई नजर आ रही है। तो इसलिए कह सकते हैं कि कृषि का विकास भी चल रहा है। और सर्विस सेक्टर यदि हम देखते हैं तो जिस तरह से एयरलाइंस ट्रैफिक लगातार बढ़ता चला जा रहा है या रोड ट्रैफिक लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ये सारे इंडिकेटर, जितने इंडेक्स हैं, ये शो करते हैं कि भारत का आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि एक मजबूत आधार के साथ सतत रूप से आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। अग्रवाल जी, निजी खपत जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और ये जो डिमांड है, इसका अपटेक और ऑफटेक कितना बड़ा कारक साबित हो रहा है जब हम भारत की आर्थिक प्रगति की बात करते हैं, जिसकी तुलना अगर हम वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक चमकता सुनहरा स्पॉट। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि वजह क्या है कि भारत में जो कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही है, कंज्यूमर डिमांड जिसको एंड डिमांड कह सकते हैं, वो लगातार बढ़ रही है। इसका बढ़ने का कारण क्या है कि जिस तरह से हमने पोषणीय और समावेशी विकास की एक मजबूत आधार रखी, वो चाहे 2020 के पहले, कोरोना काल के पहले का हो, या 2020 के 12 मई का प्रधानमंत्री जी का जो एक मजबूत संकल्प था आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके तहत सबको शामिल करते हुए लेकर आगे बढ़ने का है। तो जो आय वृद्धि हो रही है, इसका वितरण भी तेजी से लोगों में हो रहा है, यानी कि और यही वजह है कि हमारे यहाँ डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप चाहे 2 व्हीलर्स का देखें तो, खाद्य पदार्थों का देखें तो, ट्रांसपोर्ट का देखें तो, 4 व्हीलर्स का देखें तो, या इसी प्रकार से कपड़ों का, जूतों का या इलेक्ट्रिसिटी का देखते हैं, तो ये सारी चीजें डिमांड बढ़ने का कारण जो आता है वो ये आता है
कि एक मजबूत आधार और व्यापक आधार के साथ ये बुनियादी मजबूती के साथ में ये विकास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि ये निवेश को यानी कि इन्वेस्टमेंट को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, और चीन यहीं पर पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे वैश्विक की आपने बात करी थी, मैं तत्कालीन देखता हूँ चीन से हम लोग अपने को कंपेयर करते हैं प्रायः। पश्चिम की अर्थव्यवस्था की अपनी समस्याएं हैं, वो मुझे नहीं लगता जल्दी जो है सॉल्व होने वाली है, लेकिन चीन जो अपने को क्लेम कर रहा है कि मैं आगे आ जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि चीन बहुत तेजी से आगे आ पाएगा। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि घरेलू बाजार में मांग बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वहां पर कमजोरी है, और यही कारण है वहां पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पा रहे। इसमें भारत अग्रणी भूमिका निभाता हुआ नजर आता है। और ग्लोबल साउथ की आवाज तो भारत है ही, कई हमने मल्टीलैटरल फोरम्स पर देखा। अग्रवाल जी, डिजिटल एक्सेस जो है ये भी रिपोर्ट में सामने आया, और ये S&P ने भी जो अपनी रिपोर्ट आज जारी की उसमें लिखा कि डिजिटल एक्सेस जो भारतीयों का रहा है उसने एक फिनटेक क्रांति को भी बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित किया है इस पूरे क्षेत्र में। उसको आप किस लिहाज से देखते हैं, खास तौर पर जब हम कैशलेस इकोनॉमी, डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं? अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है G20 का जो है शिखर सम्मेलन हुए, और उसके पहले जब हम साल भर में जब हमने देखा जिस प्रकार से यहाँ मंत्री समूहों की बैठक हुई या अन्य बैठक हुई, हमारा UPI बहुत ज्यादा डिस्कशन में रहा, और लोग जानना चाहते थे कि आपने मासेस तक आपने संचार क्रांति के माध्यम से बैंकिंग क्रांति कर दी है, और बैंकिंग क्रांति के साथ साथ मैं कहूंगा समावेशी विकास का सबसे बड़ा आधार ये बनता हुआ दिख रहा है, सबको दिख रहा है। विश्व हम लोग तो देख ही रहे हैं पिछले कई वर्षों से, वो चाहे नोटबंदी के समय का रहा हो, चाहे GST का रहा हो, या कोविड काल का आपात स्थिति रही हो, वैश्विक आपात स्थिति कह सकते हैं, या उसके बाद समावेशी विकास की रणनीति रही हो, ये सारी रणनीतियों का मुख्य आधार रहा है डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड डिजिटल इकोनॉमी। ये मजबूत आधार मुझे लगता है आज विश्व, इसको अगर आप देखें तो गूगल भी इसको अप्रिशिएट करता है कि भारत ने जिस तेजी से विश्व में अपने को नंबर 1 बनाया है डिजिटल ट्रांजैक्शन में, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल इकोनॉमी में, उसने कहीं ना कहीं संचार क्रांति के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को कॉस्ट कटिंग के साथ साथ, ये ध्यान रखिएगा, कॉस्ट कटिंग के साथ साथ यानी कि विद ग्रेटर इफिशियंसी अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने का काम किया है। इसमें एक चीज़ और भी देखने वाली होगी अग्रवाल जी की जब हम निवेश की बात कर रहे हैं, क्योंकि निजी खपत बढ़ी है तो निवेश भी आया है, इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का भी एक अलग ही रोल है। उस लिहाज से तमाम जो कई अनएक्सप्लोरेबल सेक्टर्स रहे हैं, जब हम स्पेस की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ ऐसे ग्रीन शूट सेक्टर की, ग्रीन टेक्नोलॉजी की, हम बात करते हैं ब्लू इकोनॉमी की, वो कितने बड़े कारक हैं इस आर्थिक प्रगति के लिए? आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी, और वो ये मैं इसको दूसरी भाषा में कहना चाहूँगा, आर्थिक भाषा में कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने नेतृत्व काल में एक काम जो सबसे बड़ा किया है, और उसी में सारे कारक जुड़ते चले जाते हैं, वो ये कि नए ग्रोथ इंजिन्स और नए ग्रोथ सोर्सेज का लगातार सृजन करना, उनको सूचना, संवारना और सृजित करना, ताकि अर्थव्यवस्था में समय समय पर नए ग्रोथ सोर्सेज डेवलप हो, जिससे अर्थव्यवस्था, इसीलिए मैंने शुरू में कहा, पोषणीय यानी कि सतत विकास के मार्ग पर चल सके। उदाहरण के तौर पर जैसे अभी आपने ब्लू इकोनॉमी का जिक्र किया, अगर आत्मनिर्भर भारत अभियान में चर्चा देखते हैं तो सबसे बड़ा अगर थ्रस्ट देखता एग्रीकल्चर में दिखता है तो 2 बातों पर नजर आता है मुख्य रूप से, वैसे बहुत सी बातें हैं। एक ऑर्गेनिक फार्मिंग का आता है, और इसमें दूसरा है कि वैल्यू एडिशन क्रॉप्स भी शामिल है, और फिर इसी के साथ आता है ब्लू इकोनॉमी का आता है, और जो ग्रीन एनर्जी इसी के साथ यदि हम जोड़ देते हैं, जो लगातार कॉस्ट कटिंग का काम कर रहा है, चाहे विंड एनर्जी या सोलर के मामले में देखते हैं, आज भारत विश्व में एक बड़ी हस्ती के रूप में सोलर या ग्रीन एनर्जी के रूप में उभर के आ रहा है। ये सारे कारक एक साथ जुड़ते हुए आज देखिए, यदि सोलर पंप की बात करते हैं, वहां पर ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, फ्रेट कॉरिडोर यदि चर्चा करेंगे तो लगातार बहुत सी चीजें, यानी कि इंटरलिंकेज का काम अर्थव्यवस्था में बहुत तेजी से हुआ, जो पहले हुआ होगा लेकिन बहुत स्लो गति से, एक को दूसरे से साथ कनेक्टिविटी नहीं करा पाए। आज फ्रेट कॉरिडोर के साथ क्या है, आप चाहे जो है तो फिशिंग या मैरीन मटेरियल को देखें तो
या वेजिटेबल्स या इस तरह के जो पेरिशेबल गुड्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन देखें तो ये जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर भारत में डेवलप किया है, ये मुझे लगता है इसने एक गेम चेंजर का काम किया है और नई उम्मीद जताई है। और इसीलिए देखिए जो नए लड़के हैं, नए बच्चे हैं, वो चाहे आईआईएम से निकल के जा रहे हैं, आईआईएम से निकल के जा रहे हैं, या स्टार्टअप भी लोग अब एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ने लगे हैं। यानी कि प्राइमरी सेक्टर जिसमें कि जो आप चर्चा कर रही हैं ब्लू इकोनॉमी की, उधर भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। और यही कारण है कि ये जो हमारा प्राइमरी सेक्टर जो पहले एक उम्मीद की किरण छोड़ चुका था, ये विकास, पोषणीय विकास, समावेशी विकास का एक नया ग्रोथ इंजन बनता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, और ये नई उम्मीदों का, नई आकांक्षाओं का, नई आशाओं का आत्मनिर्भर भारत है। अमृत काल में आर्थिक प्रगति का जो मार्ग है वो प्रशस्त हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी, आप इस शो पर आए, आपने अपने विचार इस मन से साझा किए, और ख़ास तौर पर अच्छी खबरें जो ख़ास आर्थिक मोर्चे से आती हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी निजी ज़िंदगी के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का जो एक मानक है वो वैश्विक पटल पर तय करती हैं। और फिलहाल वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे और अहम खबरें कारोबार जगत से जुड़ी हुई, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का है। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूं। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत इकोनॉमी टुडे में, और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और जो अहम खबरें हैं, लेकिन फटाफट अंदाज में। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साल 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है। वहीं भारत एशिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह बात S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने अपने लेटेस्ट खरीद प्रबंधक सूचकांक यानी PMI में कही है। S&P ग्लोबल के डेटा के अनुसार भारत की साल 2021 और 2022 से जारी तेज आर्थिक वृद्धि के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने साल 2023 में भी लगातार मजबूत वृद्धि दिखाना जारी रखा है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य जयंत आर वर्मा का कहना है कि वहीं कुछ महीने पहले की तुलना में भारत की आर्थिक वृद्धि को लेकर थोड़ा अधिक आशावादी हैं। उन्होंने कहा कि हालांकि चिंताएं बनी हुई हैं क्योंकि देश अब घरेलू खर्च पर असाधारण रूप से निर्भर है और मांग के अन्य घटकों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्मा ने कहा कि भारत को वृद्धि के झटकों से बचने के लिए कई तिमाहियों तक 4 से 5% के बीच मुद्रास्फीति को स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। चालू वित्त वर्ष में जीएसटी चोरी के जो मामले सामने आए हैं उनसे सरकार को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक रकम वसूल होने की उम्मीद है। यह रकम पिछले वित्त वर्ष में हुई वसूली से दोगुनी होगी। चालू वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी अधिकारियों को 1.36 लाख करोड़ रुपए कर चोरी का पता चला है। इसमें से 14,108 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2023 के दौरान 1.01 लाख करोड़ रुपए की कर चोरी का पता चला था, जिसमें से 21,000 करोड़ रुपए वसूल किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में 2030 तक 18% बिजली सौर ऊर्जा से पैदा होगी, जो कि आज के 6% से अधिक है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क पर 2030 तक लगभग 10 गुना इलेक्ट्रिक कारें होंगी। आईईए के प्रकाशित वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2023 ने संकेत दिया है कि सौर, पवन, इलेक्ट्रिक कारों और ताप पंपों जैसे स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अभूतपूर्व वृद्धि के कारण नवीकरणीय ऊर्जा 2030 तक दुनिया की आधी बिजली प्रदान करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क पर 2030 तक लगभग 10 गुना इलेक्ट्रिक कारें होंगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कहना है कि भारत में घरेलू एयर कंडीशन चलाने के लिए बिजली की मांग 2050 तक 9 गुना बढ़ने का अनुमान है, जो पूरे अफ्रीका की मौजूदा कुल बिजली खपत से अधिक होगी। आईईए ने अपने विश्व ऊर्जा आउटलुक में कहा कि भारत में अगले 3 दशक में दुनिया के किसी भी देश या क्षेत्र की तुलना में ऊर्जा मांग में वृद्धि सबसे अधिक होगी।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने केंद्रीय न्यासी बोर्ड की आगामी बैठक के दौरान बढ़ी पेंशन का मसला शीर्ष प्राथमिकता पर रहने की संभावना है। सामाजिक सुरक्षा से जुड़े इस संगठन ने सीबीटी की 234वीं बैठक के आयोजन को लेकर बोर्ड के सभी सदस्यों को पत्र भेजा है और उन्हें बैठक में उपस्थित रहने को कहा है। यह बैठक अगले मंगलवार को होनी है। केंद्र सरकार बासमती चावल के निर्यात के लिए निर्धारित फ्लोर प्राइस या न्यूनतम निर्यात मूल्य में कटौती कर सकती है। किसानों और निर्यातकों के व्यापार को नुकसान पहुंचने की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सरकार बासमती चावल के लिए फ्लोर प्राइस या न्यूनतम निर्यात मूल्य को $1,200 प्रति मैट्रिक टन से घटाकर $950 प्रति मैट्रिक टन कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक डॉक्टर अजय माथुर का कहना है कि वैश्विक सौर ऊर्जा परियोजनाओं में निवेश बढ़ रहा है और इस साल इसके 380 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। माथुर ने सिंगापुर इंटरनेशनल एनर्जी वीक के मौके पर यह बात कही। डॉक्टर माथुर ने कहा कि अच्छी बात यह है कि निवेश प्रवाह बढ़ रहा है। पिछले साल यह करीब 310 अरब अमेरिकी डॉलर था। इस साल पहली छमाही में 235 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश आया है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि इस साल यह 380 अरब डॉलर से अधिक होगा। तो आज के इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।